मोदी सरकार पार्ट 3 ला आता आज 100 दिवस पूर्ण झालेत. गेल्या 100 दिवसात मोदी सरकारनं बरेच महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत. कशी राहिली मोदी सरकारची 100 दिवसांची वाटचाल, कुठले महत्त्वाचे प्रकल्प आणि योजना झाल्या आहेत आणि मोदींचा मेगा प्लॅन नेमका काय आहे, पाहुयात याच विषयी नितीन गडकरींची खास मुलाखत. बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर. मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन भी है. इस मौके पर आप सुबह से लगातार एनडीटीवी पर ये विशेष कवरेज देख रहे हैं. तमाम बड़े बड़े मंत्री से हम बातचीत कर रहे हैं. 100 दिन का जो एजेंडा था उसके बारे में जानना चाहते हैं. अगला जो पूरा कार्यकाल बाकी है उसके बारे में जानना चाहते हैं. इस वक्त मेरे साथ नितिन गडकरी जी हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका सर एनडीटीवी इंडिया पर. नितिन गडकरी जी के बारे में एक बात खासियत है सर, और वो ये कि इस सरकार में दो ही ऐसे लोग हैं जो पिछले 3 टेन्योर में नहीं बदले. प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी. तो ये इसका राज क्या है? क्या आपको ये मंत्रालय इतना पसंद क्यों है? देखिए, आखिर किसको कौन सा विभाग देना, ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार होता है. और उन्होंने मुझे ये जो कार्य करने का मौका दिया है उसका श्रेय उन्हीं को है. और उनके नेतृत्व में इस देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे काम करने का जो अवसर मिला है, ये मेरे लिए बहुत मेरे भाग्य का विषय है. और मैं लगातार देश के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, रोड सेक्टर में अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल, रोड एक्सीडेंट को कम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे विकसित करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, इसकी कोशिश करते रहता हूँ. और मुझे ये सबसे ज़्यादा मौका मिला ये आप जैसे लोगों की शुभकामना है और आशीर्वाद भी इसके लिए. मैं तो महाराष्ट्र से शुरू करता हूँ. वहाँ भी आप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट देख रहे थे. वहाँ की भी तमाम सड़कों का रिनोवेशन जो हुआ, कायाकल्प जो हुआ, वो आपके टेन्योर में हुआ. उसके बाद वो जो सक्सेस स्टोरी आप लेकर दिल्ली आए और दिल्ली में भी आपको वैसा ही काम मिला. लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा, पिछले 2 टेन्योर जो थे वो पूर्ण बहुमत की सरकार के थे. इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है, इस बार सहयोगियों के साथ चल रही है. कोई अंतर देखते हैं कामकाज के तरीके में? मुझे कोई अंतर नहीं लगता. हमको पूरी तरह हमारी मित्र पार्टी जो है उनका सपोर्ट भी है और सरकार उसी गति से काम कर रही है. किंबोना पहले 10 साल के अनुभव के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ट्रेन की स्पीड, रफ्तार अब बुलेट ट्रेन की स्पीड हुई है और अच्छे गति से काम कर रही है. मोदी जी ने 2047 का एक सपना दिया विकसित भारत का. विकसित भारत आपकी नज़र में, एक सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की नज़र में क्या है वो प्लान 2047 के लिए? देखिए, विकसित भारत में 2047 के हिसाब से उद्योग क्षेत्र, ट्रेड, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन सब बातों में हमने फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ प्रोग्राम तैयार किया है. पोर्ट कनेक्टिविटी, नए पोर्ट बनाना, रोड में 6 लेन 8 लेन बनाना, पोर्ट के साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट को कनेक्ट करना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को कनेक्ट करना, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ ट्राइबल का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है जी, वहाँ रोडवर्क डेवलप करना. एक प्रकार से हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, उद्योग व्यवसाय बढ़े, हमारे देश में नए रोजगार की निर्मित हो और बेरोजगारों को रोजगार मिलकर हमारा पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ बढ़े. और 3 बातें प्रधानमंत्री जी ने सबके देश के सामने रखी है कि हम अभी विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, हमको 3रे नंबर पर पहुंचना है. दूसरी बात यह है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है. और तीसरी बात, आत्मनिर्भर भारत बनना है. ये तीनों बातों को पूरा करने के लिए समाज के सभी क्षेत्र में अच्छा काम कैसे हो और हमारा देश विश्व स्तर पर कैसे विश्वगुरु बने, नंबर 1 पर आए, उसके लिए हम प्रयास करें. इसी विजन के साथ कार्यक्रमों का प्लानिंग हुआ है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप में हम इसमें कामयाब होंगे. एक चीज़ और थी सर कि 2040 तक ये कहा गया आपके मंत्रालय की तरफ से कि 4.5 ट्रिलियन से अधिक के इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होगी इस सेक्टर में. आपको लगता है कि 2031-32 तक 30,600 किलोमीटर का जो हाईवे का नेटवर्क है, वो जो लक्ष्य आपने रखा है वो पूरा हो पाएगा? 100% होगा. पैसा ये प्रॉब्लम नहीं है. हम एक रोड बनाते हैं
उसको 15 साल तक तो इनविट मॉडल में डालते हैं, कभी मोनेटाइज करते हैं, तो जितना चाहिए उतना पैसा हमको मिलता है। लेकिन एक चीज़ सर और भी है जो आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ है। रिसेंटली देखा गया बहुत से हाईवेज टूट रहे हैं, क्रैक्स पड़ जा रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, और क्योंकि आपका ऐसा क्लीन पोर्टफोलियो रहा है और ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी ने कोई काम किया तो ख़राब हो ही नहीं सकता, पर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे कि जो काम किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन का, स्पेशली रोड कंस्ट्रक्शन का, उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसे कि बरसात जो है एबनॉर्मल हो रही है जी। बादल फट रहे हैं, बरसात आ रही है, बाढ़ का प्रमाण बढ़ रहा है, और इसके कारण डांबर और पानी की दुश्मनी है। तो रोड खराब हुए इसके लिए नहीं, बरसात ज़्यादा होने के कारण भी रोड उखड़ रहे हैं। सब जगह रिपेयर का काम चालू है, और अभी हमने एक सब पॉलिसी डिसीजन लिया है कि बिटुमिन के रोड बरसात में नहीं टिकते, पानी में नहीं टिकते, तो उसका सरफेस को हम टेस्ट करेंगे, और मिनिमम स्टैंडर्ड अगर होता है तो उसको 8 इंच वाइट टॉपिंग यानी कॉन्क्रीटिंग करेंगे। अच्छा। और कंक्रीट करने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो निश्चित रूप से सॉइल कुछ जगह ब्लैक कॉटन सॉइल है, कोई मुरबाड़ होती है, हिमालय टेरिन जो है वहाँ पहाड़ों के लिए प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, हिमालय पत्थर ही नहीं है, मिट्टी है, तो नेचुरली जियोलॉजी हर जगह की अलग अलग है। पर हम इसमें काम कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर पर भी कार्रवाई करेंगे, मेंटेनेंस वाले उनको ऊपर भी कर रहे हैं, ब्लैक लिस्टर करेंगे और उनको सिस्टम से बाहर कर देंगे। आपने हिमालय की बात की नितिन जी, जो 4 धाम योजना है उसकी जगह जगह पर ब्लॉकेज की खबरें आती रहती हैं। आपने जैसे कहा कि हिमालय खुद टूटते रहते हैं, बारिश हो रही है, इसका इलाज क्या है? क्या विकास और पर्यावरण ये साथ साथ नहीं चल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जब बादल फटा था तब काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, विशेष रूप से ये उत्तराखंड में। जी। अभी हमने स्विट्ज़रलैंड से कंसल्टेंट लाकर एक नया प्लान बनाया, उसमें से 750 किलोमीटर हुआ, आखिरी 150 किलोमीटर अब करने हैं। अब सोच रहे कि जहाँ ऐसे ही होता है तो टनल ही बनाए, टनल का खर्चा ज़्यादा आता है। तो एक प्रकार से ये सब काम करते समय दिक्कतें हैं, और वहाँ का जो हिमालय टेरिन की जो जियोलॉजी है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है। फिर भी हम वर्ल्ड में अवेलेबल बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई की है, वैसे अब हमने लैंडस्लाइड स्पॉट भी आइडेंटिफाई किए हैं और उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पर आखिर ये जो नेचर है इसके सामने कितने भी प्रयत्न करें तो कहीं ना कहीं कमियां होती है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इन कमियों को सुधार कर लोगों को सेफ रोड बनाएं। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर 2 लेन बननी चाहिए हम वहाँ पर 6 लेन बना दे रहे हैं, टॉर्चर कर दे रहे हैं प्रकृति के साथ? नहीं, ये गलत बात है। हम 6 लेन कहीं नहीं बना रहे, मतलब मल्टीपल लेन कर दे रहे हैं, 4 लेन 6 लेन। एक बात बताइए जी। हमारा 4 धाम का रास्ता चाइना बॉर्डर तक जाता है, और कल अगर कुछ हमें अड़चन पड़ी है, हमारा अगर रनगाड़ा लेके जाना है या ट्रक बड़ा लेके जाना, तो जाना नहीं चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण विषय नहीं है। केवल ये 4 धाम के लिए अभी रोपवे केबल कार बना रहे हैं हम लोग केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, ताकि हम दूसरे मोड से भी लोगों को लेके जाएं। पर ओवरऑल स्थिति ऐसी है कि पर्यावरण की भी रक्षा करना और विकास भी करना, और विकास करते समय पर्यावरण का नुकसान नहीं करना, पेड़ नहीं काटना, ट्रांसप्लांट करना। अब पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल नहीं, इलेक्ट्रिक, सीएनजी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, हाइड्रोजन, ये हम यूज़ करेंगे ताकि प्रदूषण न हो। मैं ऑल्टरनेट फ्यूल पर आऊँगा आगे, बहुत सारे सवाल मेरे पास तैयार है, लेकिन मैं, क्योंकि हम सड़क की बात कर रहे हैं सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। हमने देखा है कि बहुत से लोग अब ये कहने लगे हैं कि टोल पे बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, सड़क ठीक है नहीं, हमको सड़क अच्छी नहीं मिल रही तो हम टोल का खर्चा क्यों दें? इसको एज ए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैसे एड्रेस करेंगे आप? नहीं, एक बात सही है कि अगर हम टोल लेते हैं तो हमने रोड अच्छा देना चाहिए। रोड में अगर खराबी हो गई, ऊपर से टोल लेंगे तो जनता की ये बात बहुत सही है, और इसीलिए हम क्वालिटी ऑफ रोड में कॉन्क्रीटीकरण कर रहे हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। अब एक बात मैं आपको बोलता हूँ, दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते हैं। अब दिसंबर के बाद हमारा रोड शुरू होगा, आप 2 घंटे में जाओगे तो 7 घंटे आपकी गाड़ी कम चलेगी, पेट्रोल डीजल की बचत होगी और आपका समय बचेगा। तब उसके बदले में ये नए रोड के लिए आपको टोल देना पड़ेगा। आगे देखो, हम सरकार के बजट से सब इतने बड़े बड़े हाईवे नहीं बना सकते, हम मार्केट से कर्जा उठा रहे हैं। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट में हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 2 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, वहाँ कहाँ टोल है? वहाँ इतना टोल मिलता भी नहीं,
और लागू भी नहीं कर सकते। तो क्या जहाँ से टोल मिलता है वहाँ से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ डेवलप करने के लिए पैसे लगते हैं। तो ये हम लोग मिला जुला करके पैसा जो आता है वो आखिर जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए खर्चा होता है। पर अगर रोड ठीक नहीं है तो फिर टोल के बारे में कुछ होना चाहिए ना, कि आपको टोल नहीं देना है। एक बात ऐसा निश्चित रूप से एक न्यायालय का भी डिसीजन है। मैं बहुत सीरियस हूँ इस विषय पर। मैं पीडी और आरओ को जो रोड खराब है उनको बुला रहा हूँ, जो मेंटेनेंस करने वाले एजेंसी को भी बुला रहा हूँ और कड़ी कार्रवाई कर रहा हूँ। ब्लैक लिस्ट करेंगे, कुछ लोगों को हम लोग काम बंद कर देंगे, बैंक गारंटी जब्त करेंगे, और कुछ अधिकारी जो जिम्मेदार होकर काम नहीं कर रहे उनको हम रिटायर करेंगे, कार्रवाई करेंगे उनको। आपने अभी कुछ दिनों पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, अधिकारियों को आप डांट रहे थे इसी भ्रष्टाचार को लेकर, और कहा था कि भ्रष्टाचार बहुत है और हम कार्रवाई कर रहे हैं उन लोगों पे। पर सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? सर, पुरानी सरकार की तुलना में हमारा सरकार कई गुना भ्रष्टाचार को समाप्त कर चुका है। मैं आपको बता दूँ, पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार में एक तो भी भ्रष्टाचार का आरोप हुआ है। मेरे डिपार्टमेंट में 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ। मुझे आप बताइए कौन सा काम नियम के अधीन होकर हमने नहीं किया है। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्वालिटी कॉन्शियस है और करप्शन फ्री है। और मैं ये छाती ठोक कर बोल सकता हूँ। हाँ, एक बात जरूर है, ऊपर में नहीं है, नीचे में भी कहीं भी नहीं, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं कमियाँ हैं, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था है। तो जहाँ भी कमियां हैं उसको कम करना हमारी जिम्मेदारी है, और हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी तरह से क्वालिटी रोड्स, भ्रष्टाचार मुक्त पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स और लोगों की सुविधा का ध्यान रखकर उसके पीछे आगे जा रहे हैं। पिछले तुलना में हम कई गुना आगे चले गए हैं। थोड़े बहुत समस्या होगी वो भी पूरा करेंगे, और देश को एक आदर्श इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर। आपके विरोधी कहते हैं, राजनीतिक विरोधी, कि जितने करप्ट लोगों को आप बोलते हैं कि ये करप्ट है, उनका आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं और वो क्लीन हो जाते हैं उसके बाद। तो करप्शन तो बीजेपी के अंदर आता जा रहा है। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो मैं लेना नहीं चाहता हूँ, अजीत पवार साहब का नाम सबसे अधिक लिया जाता है, आपके राज्य से ही आते हैं। देखिए, एक बात तो जरूर है कि हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हमने निश्चित रूप से करप्शन को नष्ट करने की पूरी कोशिश की है। अब पार्टी में कुछ लोग आती है, राजनीति पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कंपल्शन, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। तो कभी कभी कुछ आते हैं जाते हैं, पर ओवरऑल पार्टी का कैरेक्टर, कल्चर हमारा करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और क्वालिटेटिव है। वही रखने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, मैं अल्टरनेट फ्यूल पे आता हूँ। आप पेट्रोल डीजल को धीरे धीरे करके उन गाड़ियों को ऑब्सोलीट करना चाहते हैं ताकि सब सीएनजी, ई व्हीकल्स, हाइड्रोफ्यूल इनकी तरफ आगे जाएं, पर आपको लगता नहीं कि ऐसा करने के लिए भी देश तैयार नहीं हुआ है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास? पहली बात तो ऐसी है कि देश इसके लिए बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। जो इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इसमें कम से कम 200-250% बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल हुई है। और अभी ये जो सीएनजी आया है, तो कार और स्कूटर, अभी देश की पहली वर्ल्ड की सीएनजी स्कूटर मैंने लॉन्च की, बजाज की। अब 1 किलोमीटर जाने के लिए पेट्रोल का खर्चा 2 रुपये 25 पैसे है, सीएनजी का 1 रुपया है, इलेक्ट्रिक का खर्चा तो 20 पैसे आएगा। तो ये जो पैसा भी बच रहा है, प्रदूषण भी कम हो रहा है, तो लोग उसको लेने ही वाले हैं। और दूसरी बात, हम 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। क्या हमारे देश से 22 लाख करोड़ देश के बाहर जा रही है? क्या देश के लिए अच्छा है? क्या ये बचना नहीं चाहिए? क्या ये पैसे का उपयोग गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए नहीं होना चाहिए? क्या इस पैसे का उपयोग गांव में नए रोजगार निर्माण करने के लिए नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, 22 लाख करोड़ का ये फ्यूल लाके हम पूरा प्रदूषण करें। 40% दिल्ली का, देश का पोल्यूशन जो है वो मेरे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के कारण, मेरे कारण है। क्या उसको कम नहीं करना चाहिए? आज दिल्ली में लोगों की जान, 10-10 साल उनका जीवन कम हो रहा है, इतना प्रदूषण है। क्या इस प्रदूषण को कम करना, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये देश हित में है। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड या जो दूषित वायु है, और अभी जो अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस दुनिया के सामने हैं, हमारी पावर हमको ग्रीन करनी पड़ेगी, फ्यूल ग्रीन करना पड़ेगा, सोलर पावर, हाइड्रो पावर का उपयोग करना पड़ेगा। इथेनॉल से किसानों का कितना भला हो रहा है,
आज शुगर केन जूस से इथेनॉल बन रहा है, मोलाइसिस से बन रहा है, कॉर्न से बन रहा है, राइस से बन रहा है, फूड ग्रेन से बन रहा है, बाम्बू से बन रहा है, परली से बन रहा है। ये वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है। पर मिथेनॉल से गाड़ियाँ कहाँ चल रही हैं अभी? अभी बंगलोर में हाँ, अशोक लेलैंड की बसेस 15% मिथेनॉल डीजल में डाल के 3 महीने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ। अच्छा। मिथेनॉल के ट्रक अशोक लेलैंड ने बनाए। तो मेरा कहना है सब करो, इंपोर्ट को कम करो, प्रदूषण को नष्ट करो। लेकिन गणेश जी एक चीज़ और भी थी, और वो ये कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं जिसके पास डीजल की या पेट्रोल की गाड़ियां हैं, जो आप कहते हैं कि 10 साल में और 15वें साल के बाद उनको कंडेम कर देना चाहिए, अगर वो वेल मेंटेन्ड गाड़ियां हैं और वो व्यक्ति रखना चाहता है तो दिल्ली में तो आप उसको कहते बेचो तो वो जाके बाहर भेज देता है, उत्तराखंड में ले जाएगा, मध्य प्रदेश में ले जाएगा, बिहार में ले जाएगा, तो यहाँ पोल्यूशन खत्म होता है, वहाँ पोल्यूशन बढ़ जाता है। इस पे कोई पॉलिसी पे रीथिंक? 15 साल पहले का ट्रक, एक ट्रक जितना पोल्यूशन। नहीं, मैं इंडिविजुअल गाड़ी की बात कर रहा हूँ जो वेल मेंटेन्ड है, मैं कमर्शियल व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात, कितना भी आदमी वेल मेंटेन होगा तो भी वो बूढ़ा तो होता ही है ना, और बूढ़ा वाला आदमी अमर तो नहीं होता, मरता ही है ना। देखो, ये बात है कि एक बात सही है कि एक गाड़ी बहुत मेंटेन की तो 15 साल में उसकी हालत बाकी गाड़ी की तुलना में अच्छी होगी, पर उसकी फ्यूल इफिशिएंसी। अब मैं जो विद्यार्थी था तो मैंने स्कूटर ली थी, तो मैं अभिमान के साथ कहता था मेरी स्कूटर जो मैंने नहीं ली वो 28 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती है, आज 85 किलोमीटर दे रही। जो टेक्नोलॉजी भी बदलती है ना, तो दूसरी बात, समय के अनुसार हर चीज़ का एक लाइफ स्पैन होता है, और वो लाइफ स्पैन में अब 60 साल के बाद क्यों रिटायर होना? आगे कोई व्यक्ति परफेक्ट है और उसका सब कुछ ठीक है तो बोले 60 साल रिटायर क्यों कर रहे हो? मैं 75 साल तक काम कर सकता हूँ। तो हमने नियम बनाया ना। देखिए, ये जो नियम है ये समाज के हित में है, और प्रदूषण कम करना, टेक्नोलॉजी को, नई नई टेक्नोलॉजी का गाड़ी व्हीकल खरीदना, ये देश के हित में है। नितिन जी, आप क्योंकि नागपुर से आते हैं, संघ के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, इस बार बीजेपी का अध्यक्ष क्यों नहीं तय हो पा रहा है? क्या दिक्कत है? क्योंकि राजनाथ सिंह जैसे ही मंत्री बने उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, अमित शाह जी जैसे ही बने उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, इस बार नहीं हो रहा है। आप इस दोनों कामकाज है नड्डा जी के पास आज की डेट में, मंत्री भी हैं और ये इसका आपका सवाल सही है पर गलत व्यक्ति को है। इसका सवाल तो नड्डा जी दे सकते हैं, या आप जिनको समझते हैं उनसे बात करके पूछ सकते हैं। ना इस प्रक्रिया में मैं हूँ, मैं इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। क्या संघ चाह रहा है कि किसी और को बनाना? मुझे पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि आप खुद अध्यक्ष हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। हाँ, मैं जब अध्यक्ष था तब पार्टी का काम करता। अभी फिलहाल इस प्रक्रिया में जो लोग हैं वही आपको इसका जवाब दे सकते। कब तक बनेगा संघ अध्यक्ष? मुझे कोई पता नहीं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि उसके पहले? मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी उस विषय के साथ संबंध नहीं। मैं मेरे मंत्रिमंडल में मेरे जो जिम्मेदारी है विभाग की, उसके बारे में डिटेल आपको बता सकता। आपके स्टेट में चुनाव आ रहा है महाराष्ट्र में, आपकी क्या भूमिका होगी? पूरी ताकत से काम करेंगे, हमारी पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे, और जो वहाँ का नेतृत्व उसके पीछे मैं खड़ा रहूँगा। क्या आप वापस महाराष्ट्र जाना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे? बिल्कुल नहीं, जाने का सवाल ही नहीं उठता, और मुझे जाना भी नहीं है। मैं दिल्ली आना नहीं चाहता, आया हूँ। दिल्ली जाना नहीं चाहता हूँ। दिल्ली में खुश हूँ। कुछ जैसे आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी कुर्सी छोड़ी और आतिशी जी को नया मुख्यमंत्री विधायक दल ने चुन लिया। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी के? पार्टी का अंतर्गत प्रश्न है, उन रहना नहीं रहना उनको तय करना है। अब नई मुख्यमंत्री बनी है, लोकतंत्र में जब नया कोई मुख्यमंत्री बनता है तो सभी पार्टी वाले उनका स्वागत ही करते हैं, तो उनको अच्छा काम करे, इसलिए उनको शुभकामनाएं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी दिल्ली में लोकल लीडरशिप तैयार नहीं कर पाई है? क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल ही सबसे बड़ा फिनोमिना, दिल्ली की बात कर रहा हूँ आजकल अभी संगठन का भी जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। मैं इतना ही सीखा हूँ कि जो काम दिया वही काम करते रहे। आप चुनावों में क्या देखते हैं? जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, हम तो अच्छी उम्मीद लगाकर है कि हमको जी। मैं कल जम्मू कश्मीर जा रहा हूँ जी, फिर परसों हरियाणा में जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें अच्छी सफलता मिलेगी। क्या आप देखते हैं हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी? आनी चाहिए, हम उम्मीद रखते हैं। चाहिए कि होगी? आएगी? आएगी, आएगी, क्योंकि बार बार कई तमाम सर्वेज का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहाँ मतलब अरविंद केजरीवाल को इसलिए बाहर लेकर आए कि कांग्रेस के वोट काटेंगे वो। कांग्रेस वहाँ पे लीड लेके चल रही है हरियाणा में। मुझे मालूम। मैं अपनी बात को समझता हूँ, हरियाणा में खूब रोड के काम किए हैं जो 60 साल में नहीं हुआ। 10 साल में हमने हरियाणा को रोड के बारे में बदल दिया है। हमारे बाकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने तो अच्छा काम हुआ है।
मनोहर लाल जी ने 10 साल में अच्छा काम किया है और जो गुड गवर्नेंस और विकास का काम किया उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी और हमारी सरकार फिर से आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मनोहर लाल जी को बदलकर अच्छा काम किया तो क्यों उनको चेंज कर दिया चुनाव के ठीक नहीं, पहले? 10 साल हुए, वो दिल्ली में आए हैं, बड़े पद पर आए हैं। ये सब निर्णय तो प्रधानमंत्री जी का अधिकार है, वही बता पाएंगे। आज प्रधानमंत्री जी का बर्थडे भी है, 74वां। कैसा अनुभव रहा? 10 साल तक आज बहुत क्लोज हमने प्रॉक्सिमिटी में काम। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के निमित्त एक पेड़ माँ के नाम जी, ये कार्यक्रम किया। प्रधानमंत्री जी ने हमको हर समय बहुत नए नए अच्छी विजन दी है और ये जो पर्यावरण के दृष्टि से एक पेड़ माँ के नाम, ये बड़े प्रमाण पर देश भर में ये कार्यक्रम चला है। मैं प्रधानमंत्री जी ने 74 साल पूरे किए, 75 साल में पदार्पण किया है। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। एक चीज़ बताइए ना, आपने इतनी क्लोज उनके साथ काम किया है, ऐसी एक क्या चीज़ है प्रधानमंत्री जी की क्वालिटी जो प्रभावित करती है आपको? बहुत परिश्रमी है, मेहनती है और कमिटेड है। आपको लगता है कि जो कुछ नेताओं ने बयान दिया चुनाव के पहले कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल देंगे, वो बयान बैकफायर कर गए? नहीं, तो क्योंकि 100 दिन में आपने भी विश्लेषण किया होगा। संविधान बदलने की बात ही नहीं की। कुछ जैसे लल्लू सिंह जी का बयान आया था, नहीं, कुछ नेताओं ने अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बयान दिए। देखिए, मैं पहली बात मानूँ, संविधान बदलने का सवाल नहीं होता, ये गलत प्रचार है। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। विपक्ष के लोगों ने लोगों को कंफ्यूज किया है। विपक्ष अब कह रही है, कांग्रेस पार्टी ने कल 100 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये सरकार तो यू टर्न सरकार हो गई है। 100 दिन में 5-6 बड़े फैसले पलट लिए, इंडेक्सेशन का पलट लिया, वक्फ बिल जो लेकर आए थे उसको उनको जेपीसी में भेजना पड़ा, यूपीएस लेकर आ गए एनपीएस के जवाब में। डिबेट तो नहीं करूँगा, पर सारी गलत बात है। जब वक्फ बोर्ड का बिल ही आया तभी तय हुआ था कि वो ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी में जाकर विस्तृत विचार होकर बिल फाइनल होगा। पर इंडेक्सेशन का फैसला आपने वापस लिया बजट में, आपने यूपीएस की बात कर दी, एनपीएस को एक तरीके से विड्रॉ कर। आपको एक बात बता दूं, सरकार ये परिवर्तनशील प्रक्रिया है। समय के अनुसार जनता के हित में ध्यान में लेकर सरकार को निर्णय करने पड़ते हैं, वही प्रकार से सरकार आगे जाती है। जातिगत जनगणना को लेकर आपके साथी दो, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, बोलते रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी को जातिगत जनगणना के बारे में सोचना चाहिए, कुछ फैसला करना चाहिए सरकार ने? तो इस विषय पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये पार्टी को अपने बारे में जो नीति हमारे अध्यक्ष इसके बारे में कहेंगे। अग्निवीर स्कीम को लेकर भी आलोचना होती है, क्या उसमें भी कोई बदलाव संभव है, कोई संशोधन आ सकते हैं? मुझे लगता है वो तो युवाओं के हित में है, पर इसके बारे में बहुत बड़े प्रमाण पर लोगों तक पहुंचकर हमने उसकी सच्चाई बताई है। कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो बदलाव की आवश्यकता नहीं है कोई? नहीं। एक आखिरी सवाल और उसके बाद मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, और वो ये कि नितिन गडकरी जी आज से 5 साल के बाद 2029 में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैंने कभी भविष्य का विचार नहीं किया। वर्तमान काल में देश के लिए और समाज के लिए अपना घर परिवार संभाल कर, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। रात को गाने सुनता हूँ, खाना खाता हूँ और अपना काम करते रहता हूँ। सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य कार्य करता हूँ। जब तक ताकत है, शक्ति है, देश के लिए समाज के लिए काम करते रहूँगा। मेरे घर पर एक संस्कृत गीत लिखा हुआ है मेरे चेयर के सामने, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। लोगों के लिए काम करते रहूँगा। आप एक सफल राजनेता हैं, एक सफल उद्योगपति हैं, वकालत आपने की है। आप किस भूमिका में अपने आप को याद रखना चाहते हैं? मैं उद्योगपति नहीं हूँ, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। क्या अंतर मैं है? किसानों में काम करता हूँ। मुझे 9 डिलिट्स डॉक्टरेट मिली है। मैं जल संवर्धन, बायोफ्यूल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, अनेक विषयों पर काम करता हूँ। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, साड़ा बनाता हूँ, ये गालीचे बनाता हूँ। मैं 15,000 युवाओं को रोजगार दे चुका हूँ, महिलाओं को, युवाओं को। ये मेरा एक समाज, मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस भाव का रखकर मैं काम करने की कोशिश करता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। 100 दिन पूरे हुए हैं सरकार के अभी, लेकिन करीब 4.5 साल का कार्यकाल बाकी है। वो कैसा रहेगा, नितिन जी के साथ हम बातचीत करते रहेंगे मौके मौके पर। फिलहाल एनडीटीवी पर इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।